आवेश का मान कितना होता है? एक क्वांटम आवेश का मान, एक क्वांटम आवेश का मान क्या मतलब क्या हुआ? एक क्वांटम आवेश का मान E, और E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक क्वांटम आवेश, एक क्वांटम आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, राइट? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा क्वेश्चन है r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य स्थिर वैद्युत बल F है। प्रोटॉनों को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दें तो अब विद्युत बल कितना होगा? देखिए, ये r दूरी पर दो प्रोटॉन रखे गए हैं, दिख रहा है आपको? r दूरी पर दो प्रोटॉन रखे गए हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है प्लस का। अब प्रोटॉनों के स्थान पर इसी स्थिति में दो इलेक्ट्रॉन रख दिए गए, r ही दूरी है अभी भी, तो इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब आवेश समान है, दूरी समान है, यहां भी प्रतिकर्षण का बल होगा और यहां भी प्रतिकर्षण का बल होगा, और ये अगर F है, यहां F डैश है, तो F जो होगा वो F डैश के बराबर ही होगा। कोई इसके ऊपर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है। एक आवेश है जो Q1 मान लो आवेश है, वो Q2 आवेश पर कितना बल लगा रहा है बेटा? Q2 आवेश पर F बल लगा रहा है, ठीक है? एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, मतलब ये हो गया कि कोई ये निकाय है, यहां Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। Q1 आवेश Q2 पर F बल लगा रहा है। अगर ये कह रहा है Q3 आवेश और अगर यहां रख दे तो Q1 Q2 पर कितना बल लगाएगा? अरे भाई, अगर Q3 के कारण अगर Q2 पर बल देखना है तो अपन को बात समझनी पड़ेगी। अगर Q1 और Q2 के परिमाण में कोई परिवर्तन न करें, अगर Q1 और Q2 के परिमाण में कोई परिवर्तन न करें, अगर Q1 और Q2 के परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी में कोई परिवर्तन न करें, तो आसपास अन्य आवेश रख देने पर इसके कारण इस पर लगने वाले विद्युत बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यहां F बल था, Q3 रख देंगे तो भी Q1 के कारण Q2 पर बल F ही रहेगा। यह विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है। विद्युत क्षेत्र होता तो अलग हो जाता, Q1 के कारण Q2 पर बल होगा, वो तो वापस क्या रहेगा? F ही रहने वाला है। क्लियर है? यहां तक कोई बात दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी माध्यम का परावैद्युतांक, निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन, निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी माध्यम का परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये क्या कह रहा है? माध्यम का परावैद्युतांक 1 है और एप्सिलॉन M का मान पूछा है इसने, तो एप्सिलॉन M बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R का मान 1 यानी एप्सिलॉन M का मान एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन M का मान जो होता है एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है आपको याद है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और मात्रक क्या था? अरे ये यहां से निकाला था ना। मात्रक कैसे निकालोगे? अरे भाई, जो एप्सिलॉन 0 का मात्रक है वही मात्रक एप्सिलॉन M का हो जाएगा। एप्सिलॉन 0 का मात्रक कौन से फॉर्मूले से? जो K का मात्रक K का उल्टा यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये लीजिए, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आगे चलिए बेटा, पांचवा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कितने बढ़िया हैं। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए और मैं ये कर रहा हूं नहीं, आप अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करें तो वहां नंबर रह जाएगा आपका, है? मतलब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करी तो वो आपके नंबर नहीं आएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें। इसलिए इन जो क्वेश्चन करने लायक हैं उनको छोड़ना नहीं। टाइम कितना ही लग रहा है। अब मुझे कमेंट में आ रहा है कि सर
2 वीडियो तो न्यूमेरिकल्स के हो गए, कब तक खत्म होंगे, कैसे खत्म होंगे। अरे अपने को क्या जल्दी है? जल्दी क्या है आपको? आपको जितना टॉपिक मिल रहा है उतना अच्छा है। जितना आपने एक चैप्टर को करने के बाद जितना उसका न्यूमेरिकल पोर्शन आप करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। 5वां क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए Q1 Q2 लेस देन 0 है। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति। देखो एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। 2 आवेशों, मान लो इन दोनों के बीच की दूरी R है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। तो अब यह कह रहा है कि इन दोनों का गुणा Q1 Q2 लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब माइनस में है मान। मान जो है माइनस में है, माइनस में मान है, इसका मतलब Q1 जो है अगर मान लो धनात्मक है तो Q2 निश्चित रूप से ऋणात्मक होगा, तभी तो गुणा जो होगा 0 से कम आएगा। या ये ऋणात्मक है तो ये निश्चित रूप से, मतलब Q1 और Q2 क्या है? विजातीय आवेश होंगे, तभी तो। अरे भाई विजातीय आवेश होंगे तभी तो। लेस देन 0 का मतलब माइनस में मान, और माइनस में कम आएगा जब एक प्लस है एक माइनस है। दोनों प्लस होंगे तो प्लस में आएगा और दोनों माइनस होंगे तो भी प्लस में आएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? Q1 Q2 लेस देन अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब Q1 Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इन दोनों के मध्य बल F जो होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। विजातीय आवेशों के मध्य बल जो होता है वो आकर्षण प्रकृति का, ये उसने क्वेश्चन में पूछना चाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 के लिए Q1 Q2 ग्रेटर देन, देखो ये अभी अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो चीज वापस आ गई। अब Q1 Q2 आवेश, मान लो दोनों के बीच की दूरी R है। अब ये कह रहा है Q1 Q2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब धनात्मक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब धनात्मक है। मैं कहता हूं चलो इसको भी ऋणात्मक ले लो, चलो इसको भी ऋणात्मक ले लो, गुणा करने पे तो धनात्मक आएगा है। और अगर इसको भी धनात्मक ले लो, इसको भी धनात्मक ले लो, तो भी गुणा करने पर धनात्मक ही आएगा। इसका मतलब सजातीय आवेश होते हैं, और सजातीय आवेश का मतलब सजातीय आवेशों के मध्य बल जो होता है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। सजातीय आवेशों के मध्य बल जो होता है वो क्या होता है? प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। यहां तक अपन चले। हाँ देखो, थोड़ा सा इस साल का कुछ कह नहीं सकते सिलेबस के बारे में, है ना। कई बार अपन जो मेहनत कर रहे होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अपने काम नहीं आती है ना। जैसे अपन अभी ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पता आरबीएसई बोर्ड इन चैप्टर्स में से कुछ हटा दे, कुछ टॉपिक हटा दे, है ना, या पूरा चैप्टर हटा दे। पर आईआईटी जोधपुर का, आईआईटी दिल्ली का जो बयान आया था, जिसने जो कि जेई मेन और एडवांस के लिए पेपर तैयार करते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारे द्वारा सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी। मतलब आप अगर ये नहीं पढ़ोगे तो वहां तैयारी नहीं होगी। हो सकता है बोर्ड के एग्जाम अच्छे हो जाएं पर वो कवर नहीं होगा। बेसिक जो है वो यहां मिलेगा आपको, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए अभी बिल्कुल दिमाग से फ्री होकर आपको ये समझ के काम करना है कि हाँ ये हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है। अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है कि भाई सिलेबस हटाए, कम करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कौन सा करेंगे। तो आप बिल्कुल दिमाग से फ्री होकर के इसको करो। 7वां क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई में रखे Q आवेश पर कार्यरत विद्युत बल का मान कितना होगा? क्या कह रहा है? E विद्युत क्षेत्र ई में रखे, E विद्युत क्षेत्र है और Q आवेश है, तो बल क्या हो जाएगा? बल F वेक्टर बराबर QE वेक्टर। कहां से आया ये फॉर्मूला? एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था। तो ये फॉर्मूला है E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। तो बल F बराबर QE। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित कण के द्रव्यमान तथा आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो मैंने आवेश की निश्चरता, इस टॉपिक में मैंने कहा था कि आवेश, किसी वस्तु के आवेश पर उसकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आवेश उसकी गति से, मतलब स्थिर अवस्था में जितना आवेश उसके ऊपर है, गति अवस्था में भी उसका उतना ही आवेश होगा। परंतु द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, m जो होता है वो m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है। जहां v जो है वो उस कण का वेग है और c यहां पर प्रकाश का वेग है। और v अगर c के बराबर हो जाए तो m का मान बहुत अधिक हो जाएगा।
m का मान बहुत अधिक हो जाएगा। यानी अगर कण का वेग बढ़ाते जाते हैं तो द्रव्यमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। परंतु आवेश पर इस चीज को गलत मत ले लेना, इसमें द्रव्यमान पूछा है तब मैंने बताया, परंतु आवेश जो है निश्चल राशि है। आवेश मतलब वस्तु का आवेश जो है उसके ऊपर उसकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे आ जाइए, नम्मा क्वेश्चन क्या कहता है। नम्मा क्वेश्चन कहता है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर दे। चलो, इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर दे। इलेक्ट्रॉन का भार F इजिकल्स टू क्या होता है, mg, और विद्युत क्षेत्र F इजिकल्स टू क्या होता है, QE। इनको संतुलित करेंगे तो QE बराबर होना चाहिए mg। एक तेल बूंद वाला मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, तो E का मान आ जाएगा mg अपॉन Q। m यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, G का मान 9.8, Q का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करने के बाद ही इसमें आंसर आएगा। ठीक है, कर लोगे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F है। ठीक है, 10वां निर्वात में दो बिंदु आवेश, मान लीजिए ये निर्वात है और यहाँ Q1 है, ये Q2 है। इन दोनों के मध्य बल F जो है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और निर्वात के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। आगे क्या कह रहा है, यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए तो बल का मान क्या होगा। पीतल की प्लेट मतलब धातु, और धातु के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है, एप्सिलॉन R का मान कितना होता है। अरे धातु के लिए एप्सिलॉन R का मान अनंत होता है। अरे मैंने आपको बता रखा है कि जैसे अगर आप इसी चीज को, ये निर्वात है तो निर्वात में ये होगा बल, और अगर यहां धातु यानी चालक रख दिया जाए, मतलब चालक की उपस्थिति में अगर बल निकालेंगे तो F का मान सीधा 0 लिख दो। F का मान 0 क्यों होता है, क्योंकि एप्सिलॉन R का मान अनंत होता है। अरे बात समझ में आ रही है कि एप्सिलॉन R का मान, यानी ये F है, FM बराबर क्या होता है, FM बराबर F अपॉन, इसको निर्वात के लिए नोट कर लो, F अपॉन F0 अपॉन एप्सिलॉन R। अब यहाँ जो भी मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये इंफिनिटी FM का मान। समझ आ रही है, नहीं आ रही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहता है उस प्रयोग का नाम लिखिए जिसमें विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना होती है। क्वांटम प्रकृति की आवेश की स्थापना के लिए सबसे पहले मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग काम में लिया गया था, है ना। तो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग आप इसमें सीधा लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। अच्छे से आता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के बिल्कुल अत्यंत रख दिया जाए तो निकाय जो है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, और आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये पढ़ा रखा है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त, आदर्श विद्युत, ये 12वां सवाल, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान अधिकतम होना चाहिए, समझ लेना, यानी अनंत, और उनके बीच की दूरी जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम मतलब 0, टेंस टू 0 लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में बन जाता है। आवेश, आदर्श विद्युत द्विध्रुव में आवेश का मान अधिकतम होना चाहिए, मतलब टेंस टू इंफिनिटी, और उनके मध्य की दूरी का मान जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। आगे देखिए 14 क्वेश्चन, ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य तथा अनावेशित होता है। विराम द्रव्यमान शून्य होता है फोटोन का। आगे पढ़ोगे आप फोटोन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे एनर्जी पैकेट के अंदर, अपन 14 चैप्टर में फोटोन को पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोन जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है और वो अनावेशित होता है। नेक्स्ट है नियतांक के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। के बराबर स्थिर विद्युत स्थिरांक एप्सिलॉन नॉट, इसका मान एक तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और साथ में मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। किस मापन में आप इसको माप रहे हो। जैसे k का मान 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। किसमें? एसआई पद्धति में, सिस्टम इंटरनेशनल में। और के का मान 1 होता है। किसमें? डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलाम स्क्वायर। किसमें? सीजीएस में। तो एक तो माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, वो सब केवल निर्वात के लिए, माध्यम में आएगा तो माध्यम की प्रकृति पर हो गया। और एक मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। आपको बता रहा था कि ये के का मान जो है एसआई पद्धति में है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मापन की पद्धति, और ये है सीजीएस में। तो के का मान माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 16th क्वेश्चन है इसी के अंदर बेटा। 16th क्वेश्चन है 7n14 नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में ज्ञात कीजिए। 7n14 फिजिक्स में तो नहीं, केमिस्ट्री में आपने ऐसे खूब से पढ़े होंगे मॉडल। इसमें ये जो है 7 z बराबर 7 जो है ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, और ये 14 है, ये है द्रव्यमान संख्या 14 ए। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। यहां न्यूट्रॉनों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, कुल आवेश ज्ञात करना है। तो z का मान 7 है। एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो इस नाभिक में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? q इज इक्वल टू 7 प्रोटॉन और एक पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इसको आप गुणा कर लीजिएगा, टोटल आवेश की मात्रा आ जाएगी। राइट। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 16 ये 16 था। इसके बाद आता है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों जाती है? देखो एक मैंने जब आपको कराया था स्टार्टिंग में, ये चैप्टर आवेश, विद्युत आवेश से शुरू किया था मैंने, है ना। आप लोगों को इसमें स्टार्टिंग का बुक से थोड़ा पढ़ना चाहिए कि घर्षण के दौरान क्या क्या होता है। तो इसमें यहां दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था किसी की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं तो गुब्बारे को आप सर पे ऐसे रगड़ते हैं और दीवार से चिपकाते तो चिपक जाता है। देखा है आपने? तो बिल्कुल वहां मैंने क्या कहा था, घर्षण के कारण यहां सर से कुछ ऋणावेश निकला और गुब्बारे पर चला गया, स्थानांतरित हो गया और वो दीवार के ऊपर चिपक जाता है। तो ऐसा ही फर और एबोनाइट में होता है। फर और एबोनाइट को जब आप घर्षित करते हो तो फर के नाभिक से दूरस्थ कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं वो दुर्बल बंध से बंधे होते हैं, एबोनाइट में प्रबल बंध से बंधे होते हैं। तो एबोनाइट की जगह फर से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एबोनाइट में होता है और फर धनावेशित और एबोनाइट क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। क्वेश्चन ये भी उठता है कई बार कि सर एबोनाइट से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्यों नहीं होता? एबोनाइट से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, दोनों को ही तो रगड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि फर जो होता है उसमें कम, फर में जो होता है वो कम बल होता है, मतलब दुर्बल बल होता है। एबोनाइट में जो बल होता है वो प्रबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट है 18वां, आवेश के सीजीएस व एसआई मात्रकों के नाम लिखिए, इनके मध्य संबंध। 18वां है ये क्वेश्चन। हाँ, ये तो आपको मैंने बताया रखा है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और इनका आपस में संबंध होता है 1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम। ये तो मैंने आवेश के मात्रक में और भी बहुत सारे बताए थे। नेक्स्ट है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी साम्यावस्था में होता है? मैंने बता रखा है बल आगुण टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है, और थीटा का मान जब 0 डिग्री होता है तब ये स्थायी साम्यावस्था होती है। स्थायी साम्यावस्था का मतलब होता है जब पीई के समांतर है, प्रति समांतर नहीं, समांतर है, तो बल और बलागुण दोनों ही 0 होंगे, स्थायी साम्यावस्था कहलाएगी। प्रति समांतर होगा तब भी 0 होगा बलागुण, परंतु वो अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। लास्ट 20वां क्वेश्चन एक और देख लीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल 0 होगा। याद करो, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलागुण वाला टॉपिक। यहां मैंने बताया था इस तरह का डायग्राम। इधर एक बल लग रहा है F इक्वल्स टू प्लस QE, इधर एक बल लग रहा है F इक्वल्स टू माइनस QE। दोनों पर जो परिणामी बल होगा वो 0 हो जाएगा। दोनों का परिणामी बल जो है वो 0 हो जाएगा, परंतु क्रिया रेखा समान नहीं है। इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः खत्म नहीं करते, बलागुण का निर्माण करते हैं, और ये बलागुण आपने टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। अब इस चैप्टर में केवल आंकिक प्रश्न 10, 12, 15 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा देता हूं। आज के लिए इतना काफी है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।